किया कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। आई मीन इस वक्त आपका हालात क्या है, एक मिनट ये तो देख लें ना। इस वक्त 150,000 स्पिनिंग यूनिट्स आउट ऑफ सर्विस हैं। आपका कस्टम्स वाले जो हैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 5,700 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। आपके परमानेंटली क्लोज डाउन हो जाए, गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाए, पेट्रोलियम लीवी की मद में 855 अरब रुपए वसूल किए जाएं और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। तो पाकिस्तान ने तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है, लेकिन कहा है कि मजीद वक्त भी दिया जाए। हिलाली साहब, IMF के सारे मुतालिबे पूरे करने की सूरत में अवाम के माली मामलात पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई का ग्राफ कहाँ पहुँचता नजर आ रहा है आपको? भाई ये तो हमने जो इनको कहा है, ये तो तबाही का मसला है। ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। आई मीन इस वक्त आपका हालात क्या है, एक मिनट ये तो देख लें ना। इस वक्त 150,000 स्पिनिंग यूनिट्स आउट ऑफ सर्विस हैं। आपका कस्टम्स वाले जो हैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। 5,700 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। इंडस्ट्री सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। आपके परमानेंटली क्लोज डाउन हो रहे हैं आपके मिल्स और कुछ टेम्परेरीली क्लोज डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास 3.5 अरब रुपया है और आपके 3 चीजें की जो जरूरत है वो उन सबको मीट ही नहीं कर सकता। 10 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा मैक्सिमम। वो क्या है? फ्यूल है, फर्टिलाइजर है और खाना है। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम तो एक टेरेबल क्राइसिस में हैं। इतना बुरा पॉलिटिकल, इतना बड़ा इकोनॉमिक और इतना बुरा सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं क्या कह सकता हूं? सही कह रहे हैं हिलाली साहब। अच्छा, और ये साहब, हुकूमत ने दावा किया था कि IMF के साथ मामलात तय होने के बाद तमाम जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन हम जो सिचुएशन है वो इस तरह की देख नहीं रहा है। उल्टा हो रहा है। रुपए की कदर जो है वो उसमें कमी रुक नहीं रही है। स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव जारी है। तो क्या वजह है? क्या आवाम को ट्रस्ट डेफिसिट है? वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहे कि कोई उम्मीद की किरण भी आ गया? देखिए, जिस वक्त आपकी सारी की सारी पॉलिसी सिर्फ इस बात पे हों कि बाहर से पैसा आएगा और वो हम आकर पैसा लेके आएंगे तो फिर हम उसके बाद आके यहाँ पर ठीक खर्च करेंगे, तो फिर यही होगा। आप देखें कि 2011 से लेके 2022 तक तकरीबन 140 बिलियन डॉलर जो हैं ये पाकिस्तानियों ने भेजे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आपको सऊदी अरब कितना देता है? 2 बिलियन डॉलर। दूसरा कितना देता है? 3 बिलियन डॉलर। ये सारे मिला के 17-18 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं लेते। ठीक है, लेकिन आपने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, एक मुल्क मुझे को बता दे कि जिसने IMF के प्रोग्राम में जाकर तरक्की की। मुझे मिस्र बता दें, मुझे अफ्रीका के ममालिक बता दें। लेकिन जो जो मुल्क IMF के उन जंगल से बाहर निकले उन्होंने तरक्की कर ली। ब्राजील ने तरक्की कर ली है, बिल्कुल। पैराग्वे ने तरक्की कर ली है। एक और बात है ना, बांग्लादेश ने अभी IMF से जब मांगा है कर्ज तो उनको तो स्मूथली मिल भी गया। हमें तो नहीं मिल रहा है, 1 अरब भी नहीं मिल रहा। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं बांग्लादेश को लेने पड़ गए ना पैसे। क्यों ले? देखिए, मसला ये नहीं होता कि आपके पास कर्ज कितना ज्यादा है। कर्ज आपके पास जितना भी ज्यादा हो, आपकी इकोनॉमी अगर उसको सस्टेन कर रही है तो काफी है। हर बात है, कर्ज तो आप लेते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए लेना पड़ता है। अब आपका इस वक्त जो साउथ कोरिया का कर्ज है वो पाकिस्तान के कर्ज से कम से कम 5 गुना ज्यादा है। आज से बहुत अरसा पहले एक भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था। हमारा आर्मी का खर्चा जो है 4 बिलियन डॉलर है, उनका 12 बिलियन डॉलर है। मसला यह है कि आप इकोनॉमी स्ट्रेंथ करो तो जो मर्जी करते रहो। बिल्कुल। आपका मसला यह है कि पाकिस्तान में जो चोर लगे हुए हैं ना इस इकोनॉमी के अंदर, इस इकोनॉमी को खाने वाले जो चूहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं।
आपका जहां से मनी लॉन्ड्रिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप उसका सोच नहीं सकते। आपकी जहां करप्ट मनी यहां से बाहर इतनी जाती है, आप सोच नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदर सरमायादार बैठा हुआ है उसके पास लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों रुपया है। आप उनकी गाड़ियां देखें, उनके घर देखें, उनकी रेगुलर इनकम देखें। वो जो शब्बरजादी कहता है कि सिर्फ इस बात पे टैक्स लगा सकते हैं आप कि भाई मैंने इस दफा पाकिस्तान की एयरलाइंस के टिकट देखे और तुम साल के अंदर कम से कम हर महीने 3 दफा बाहर गए हो, तो भाई 3 दफा बाहर गए, टिकट तो तुमने लिया है, कहां से लिया है? बिल्कुल ठीक। चोरी करते हो, डाका करते हो, क्या करते हो? उसने बकायदा ट्रैकिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था, नहीं होने दिया गया। स्ट्रॉन्ग ये नहीं जब तक आप करते। IMF, मैं कहता हूं मनो सलवा उतरना शुरू हो जाए ना इस कौम पे, तो ये कुछ नहीं करेगी, ये उसको भी करप्शन करेगी। रूसी वजीर खारजा ने मॉस्को में अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यकीन दहानी कराई है कि रूस पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। और ये सब रूस के बजाय ईरान से तेल और गैस का हुसूल हमारे लिए ज्यादा बेहतर और आसान नहीं है? भारत भी तो पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदता रहा है। देखिए मैं कई दफा उनके साथ बॉर्डर मीटिंग्स में और वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ नेगोशिएशन में शामिल रहा हूँ। अच्छा। मैं जब चाकी में होता था या मैं ईरान में पोस्टेड था तो वो कहते थे कि आप हमारे साथ ट्रेड शुरू करो, एटलीस्ट हमारी 4-5 मुख्तलिफ जगह तुम्प है, गर्क है, तफ्तान है, यहाँ पर बॉर्डर मार्केट्स बना लो, और ताकि हम उसमें एक लोकल करेंसी के अंदर हम उसका कारोबार शुरू करें और आपको भी मसला ना हो, हमें मसला ना हो। वो कहते हैं हम ब्राज़ील से चावल मंगाते हैं, हम आपसे क्यों नहीं ले सकते? हम टमाटर कहीं और से मंगाते हैं, बाकी चीज़ें कहीं और से मंगाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गंदम भी इंडिया से मंगवाना शुरू कर दी। फिर दूसरी बात ये थी कि इस वक्त तकरीबन 22% पेट्रोल जो है ना वो ईरान से आता है। 2007 में ईरान अपनी ज़रूरियात के भी पेट्रोल नहीं था, वहाँ पर बाकायदा राशनिंग होती थी, 3 लीटर होता था, लेकिन जैसे ही पाबंदियाँ उठी उन्होंने अपनी रिफाइनरीज लगाई, वहाँ पर तेल काफ़ी हो गया। अब अगर आप ये 22% जो पेट्रोल आ रहा है, जो आप वहाँ जाएं तो लाइन लगी होती है, कोई घोड़ा गाड़ी पे ला रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे ला रहा है, कोई और किसी और चीज़ पे ला रहा है, व्हीकल में ला रहा है, और वो जहाँ तकसीम हो रहा है। और आप अंदाज़ा करें कि सिंध के इंटीरियर तक वो चीज़ें जाती हैं और पेट्रोल पंपों में इस्तेमाल होता है। और आप खुद सोचें कि वो पेट्रोल और पाकिस्तान के पेट्रोल के दरमियान 100 रुपये का फ़र्क है, बल्कि किसी जगह 125 रुपये का फ़र्क है। ये अगर आप एक डंप बना के उनको वहाँ स्टोर करें और फिर डिपोज बना के फिर आगे तकसीम करें तो क्यों नहीं हो सकता? और कुछ नहीं तो आप कम से कम और उसको किसी जगह आप सूरत बेहतर बना सकते हैं अपनी। लेकिन मसला सर यह है कि स्मगलर्स उसमें से कमा रहे हैं। हमारी जो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगी हुई हैं, कस्टम्स की, दूसरी तीसरी, वो पैसे कमा रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले पैसे कमा रहे हैं, नाजायज हम कमाए जा रहे हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। ये जो पाइपलाइन का ताल्लुक है, हमने आप अंदाजा करें, हम ऐसे अजीब गरीब लोग हैं कि वहां पर ईरान ने रोड बनानी थी दालबंदीन तक। वो दालबंदीन की रोड उसने RCD हाईवे जो थी वो बनाए हुए पता नहीं कितने साल हो गए थे, और हम 1997 तक अपनी रोड जो है वो न्यू खान कंपनी बनाई थी, वो नहीं बना सके थे बड़ी मुश्किलों से। सिर्फ अमेरिकी दबाव, सिर्फ अमेरिकी प्रेशर, अगर हम उनसे ले लेंगे अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। वो भाई इंडिया अमेरिका को निगेट करके सी के रास्ते, यानी आप अंदाजा करें कि जहाज के जरिए बॉम्बे की एयरपोर्ट और बंदर अब्बास से वो उनसे तेल खरीदता रहा है। हमारा सिर्फ हमने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना है, हम नहीं खरीदते। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, रूस से तेल की खरीदारी हमारी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए कितनी काफी होगी? रूस यूक्रेन जंग और रूस के मगरब के साथ ताल्लुकात को अगर नजर में रखा जाए तो तवानाई के इस सोर्स पर हम कितना इन्हिसार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, और बड़ा गलत होगा अगर हम समझें कि ये अफगानिस्तान के थ्रू रूस का तेल बाय रोड आ सकेगा। ये तो हॉस्टेज हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस का। जब वो चाहें रोक दें, जब वो रोकेंगे कीमतें इधर बढ़ जाएंगे, लोग शोर मचाने लग जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ईरान के साथ जब आपके पास हिम्मत नहीं है तो इतना दूर क्यों जा रहे हैं आप रूस के साथ करने? इसलिए अमेरिका आपको इजाजत दे रहा है। भाई यू हैव नो गट्स। अमेरिका
नो एग्जिट टू पाकिस्तान एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है खरीदो इनको, लड़ना क्या है इनसे, इनका तरीका है खरीदो इनको। वो सॉरी वो बुक में नहीं है, मगर मैं सोच रहा था वो ब्राइडल जो है राइडल, ब्रूस राइडल जो क्लिंटन का एडवाइजर है, जी जी, वो तो कहते हैं ना, पता नहीं एक कौन था, वो कहता है दे विल सेल एनीबॉडी फॉर मनी। जी अटॉर्नी जनरल माफ करिए, जब ये हालात आपकी हो गई है कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते, आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर आप समंदर पार होके जाते हैं